हेलो दोस्तों, मैं चंदन सर आप सभी लोगों का टारगेट कैरियर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, चलते हैं जो कि आज मेरी हिंदी साहित्य की दूसरी क्लास है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पहले हिंदी साहित्य के डेफिनेशन को बताया था, इतिहास के बारे में बताया कि इतिहास क्या होता है। उसके साथ ही साथ मैंने हिंदी साहित्य की जो इतिहास लेखन की जो परंपरा रही उसको मैंने समझाने का प्रयास किया। जैसा कि उसमें मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लिखा गया था वो एक फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, जो फ्रेंच के विद्वान थे गासा दत्तासी महोदय द्वारा इस्त्वार दाला लिटरेतुर इंदुए हिंदुस्तानी के नाम से लिखा गया था। उसके बाद मैंने बताया था कि दूसरा जो इतिहास ग्रंथ था शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज के नाम से हिंदी भाषा में ये लिखा गया इतिहास ग्रंथ था, जो कि पहला हिंदी साहित्य का इतिहास है जो हिंदी भाषा में लिखा गया। उसके साथ ही साथ मैंने जॉर्ज ग्रियर्सन को बताया था कि जो ये अंग्रेज व्यक्ति थे, इन्होंने वास्तविक अर्थों में पहला इतिहास ग्रंथ लिखा। उसका नाम था कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। इस नाम से वो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। इसके साथ मैंने यह भी बताया था कि जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रियर्सन महोदय ने भक्ति काल को किस नाम से पुकारा या किस नाम की संज्ञा दी, तो स्वर्ण युग की। ग्रियर्सन महोदय के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गुप्त महोदय ने 1957 ईस्वी में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास के नाम से किया था। जैसे कि गासा दत्तासी द्वारा जो लिखा गया था उसका इतिहास हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय महोदय ने हिंदुस्तानी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया था। उसी तरीके से जो ग्रियर्सन महोदय ने लिखा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गुप्त महोदय ने 1957 में साहित्य का पहला इतिहास के नाम से किया, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास के नाम से किया। इसके साथ ही अब हम आगे चलते हैं। आज आगे देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास रहा, इतिहास ग्रंथ, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है, ये अब तक का सबसे महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया था। अब तक मतलब प्रेजेंट में, वर्तमान में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया था, ये कि अब तक का सबसे महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ था। एक और इसमें नोट पॉइंट कर लीजिएगा कि 1893 ईस्वी में बनारस में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। इसका जो उद्देश्य था, इसकी स्थापना क्यों की गई, इसका जो मेन उद्देश्य था कि जो साहित्य था, जो साहित्य प्रकाशित नहीं हो पाया उसको प्रकाशित कराना, शब्दकोश, अन्य भाषा की पुस्तकें थी उनको प्रकाशित कराना, इनका मेन उद्देश्य था। आगे देखते हैं कि 1929 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर के नाम से एक शब्दकोश प्रकाशित कराया गया। इसी सभा के द्वारा, किस सभा के द्वारा, काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा हिंदी शब्द सागर के नाम से शब्दकोश मतलब एक डिक्शनरी प्रकाशित कराई गई। किस नाम से, कि हिंदी शब्द सागर के नाम से एक डिक्शनरी प्रकाशित कराई गई। इसकी भूमिका के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित हुआ। इस शब्दकोश के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित कराया गया। चलते हैं आगे, देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अगर वीडियो तेज़ लगे तो आप वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं। चलते हैं आगे, देख लेते हैं कि
1940 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा ही हिंदी साहित्य का विकास को हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से स्वतंत्र पुस्तककार ग्रंथ के रूप में प्रकाशित कराया गया। जो हिंदी साहित्य का जो विकास था, पहले ये शब्दकोश के माध्यम से था, अब इसका क्या हुआ कि हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से ये स्वतंत्र पुस्तककार के रूप में प्रकाशित कराया गया, यानी कि इसकी स्वतंत्र पुस्तक बनी, स्वतंत्र प्रकाशित कराया गया, इसको अलग से प्रकाशित कराया गया। अब यहाँ से कुछ अन्य इतिहास ग्रंथों को देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और मैं यहाँ पे उन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हैं, जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उन्हीं की चर्चा मैं यहाँ पे करूँगा और आप नोट डाउन करते चलिएगा। चलते हैं, देख लेते हैं कि अन्य प्रमुख ग्रंथ इतिहास ग्रंथ हैं। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा, और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा इन्होंने। नलिन बिलोचन शर्मा जी ने लिखा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा, ये 2 भाग में था। और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने हिंदी साहित्य का विमर्श लिखा, 2 भागों में था ये। विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है कि हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ये एनसीईआरटी से प्रकाशित था। मिश्र बंधु ने लिखा, मिश्र बंधु विनोद लिखा इन्होंने। आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ग्रंथ हैं। चलते हैं आगे, देख लेते हैं कि जो हिंदी साहित्य जो इतिहास में जो नामकरण हुआ, सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण जो था हमारा ग्रियर्सन महोदय जी ने किया था, बताया था। तो जो संपूर्ण हिंदी थी, जो हिंदी साहित्य जो थी, संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। जो हमारी हिंदी साहित्य थी उसको मुख्य 4 भागों में बांटा गया। एक तो आदिकाल हो गया, दूसरा भक्ति काल के नाम से, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। देख लेते हैं 4, इनको साथ ही साथ एक एक करके पढ़ेंगे। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। आप सबसे पहले टारगेट कैरियर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलते हैं आदिकाल के बारे में पढ़ते हैं कि आदिकाल का नामकरण पढ़ेंगे, किस नाम से, किसने किसको कहा। जो आदिकाल है, आदिकाल को हम नामकरण देखेंगे कि आदिकाल का जो नामकरण है, सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने काल विभाजन और नामकरण किया। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा। इसका आदिकाल को किस नाम से कहा? चारण काल। कि चारण काल है, क्यों कहा है चारण काल? चारण काल का मतलब क्या होता है? चारण काल का जो मतलब होता है कि जो कवि होते थे वो राजा की बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे, कि राजा का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे। ठीक है, चारण का, जैसे कि हाँ प्रयागराज है, इधर बोला जाता है कि छेड़ शब्द है। इससे मैं इस तरीके से बता दूंगा कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। छेड़ को वहाँ बोलते हैं कि बकरी को क्या बोलते हैं? छेड़। जैसे कि राजा ने छेड़ मार दी। ठीक है, तो लेखक क्या लिखेगा कि राजा ने शेर मार दिया। इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं कि छेड़ को उधर बोलते हैं बकरी, और उसमें लिखते हैं वो शेर। तो चारण का मतलब यही हुआ कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं। मिश्र बंधु ने क्या किया कि मिश्र बंधु ने क्या नामकरण किया? मिश्र बंधु मतलब क्या होते हैं? इसमें 3 लोगों को शामिल किया जाता है, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। इन तीनों ने, मिश्र बंधुओं ने इसे आरंभिक काल का, क्यों आरंभिक काल का? इसलिए कहा है कि आदिकाल है, ये आरंभ का काल है। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा इसको वीरगाथा काल कहा। इसको वीरगाथा काल क्यों कहा? वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसलिए कहा क्योंकि इसमें जो कवि थे उसमें वीर रस प्रधान था। जो भी रचनाएं हुई हैं उसमें वीर रस प्रधान था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा इसको आदिकाल, जो कि सर्वमान्य। इसको आईएमपी लिख लीजिएगा, ये आईएमपी कर लीजिएगा और इसको आईएमपी कर लीजिएगा, वीरगाथा काल को, ये इंपॉर्टेंट है। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा ये सर्वमान्य है। इसी प्रकार से डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने इसे संधिकाल व चारणकाल का। संधिकाल का मतलब होता है कि उस समय अपभ्रंश जो थी वो समाप्त हो रही थी और हिंदी की शुरुआत हो रही थी। और चारणकाल तो समझ ही गए होगे, मैंने आपको समझाया था, जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताया था। इसी प्रकार से राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा और गणपति चंद्रगुप्त ने इसे प्रारंभिक काल कहा। ठीक है, प्रारंभिक काल समझ लीजिएगा कि इधर गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा और ऊपर मैंने आपको बताया था कि ऊपर जो समझाया था आपको गणपति गणेश बिहारी मिश्र, ये देखो गणेश बिहारी मिश्र ने इसको क्या कहा था कि आरंभिक काल कहा था इसको। ठीक है, और इधर क्या है, इधर है गणपति चंद्रगुप्त है, इसने प्रारंभिक काल कहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल कहा। वपन का मतलब होता है उगना, जमना। ठीक है, इसी तरीके से विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि वीर काल कहा, क्योंकि जिसे वीरगाथा काल या वीर काल बात एक ही हो गई, क्योंकि इसमें वीर प्रधान था, वीर रस। धीरेन्द्र वर्मा ने कहा, धीरेन्द्र वर्मा जो थे, धीरेन्द्र वर्मा ने इसे अपभ्रंश काल कहा, क्योंकि ये भाषा विज्ञान थे, भाषा विज्ञानी थे। ठीक है, इन्होंने अपभ्रंश काल कहा। राम खेलावन पांडे ने इसे संक्रमण काल कहा है और रमाशंकर शुक्ल ने या रसाल, यहाँ पर रसाल होगा, रसाल ने कहा है आदिकाल कहा है। रसाल ही आम का पर्यायवाची है। और सुमन राज ने इसको कहा है आधार काल का है। आगे देख लेते हैं भक्ति काल का नामकरण देखेंगे। भक्ति काल का नामकरण किस प्रकार से हुआ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आदिकाल से पूछे जाते हैं और रीतिकाल से पूछे जाते हैं। भक्ति काल और आधुनिक काल से ज़्यादा क्वेश्चन ट्रेन नहीं करते हैं। तो देख लेते हैं कि मिश्र बंधुओं ने इसे माध्यमिक काल कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे भक्ति काल कहा है, जो कि सर्वमान्य है। इसे आईएमपी कर लीजिएगा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे पूर्व मध्यकाल कहा। क्यों कहा पूर्व मध्यकाल? देखो इन्होंने इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा मध्यकाल कि स्टार्टिंग का आदिकाल था और अंत में जो था आदिकाल, यानी कि वर्तमान जो है आधुनिक काल। शुरू में आदिकाल और फिर आधुनिक काल, इसके बीच का जो काल था वो, इसमें क्या भक्तिकाल आया और एक आया रीतिकाल। तो भक्तिकाल को इन्होंने कहा पूर्व मध्यकाल कहा है और उत्तर मध्यकाल किसको कहा है? रीतिकाल को कहा है। देख लेते हैं अब रीतिकाल को, जान लेते हैं कि रीतिकाल का नामकरण किसने किया, क्या कहा। रीतिकाल के बारे में देखते हैं कि रीतिकाल का जो नामकरण हुआ जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे रीतिकाव्य कहा। मिश्र बंधुओं ने इसको अलंकृत काल कहा, इसको आईएमपी कर लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा, ये सर्वमान्य है, आईएमपी कर लीजिएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको उत्तर मध्यकाल कहा, जो कि मैंने अभी बताया था, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगाल काल कहा है। गणपत चंद्र गुप्त ने इसे अपकर्षक काल कहा है और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल कहा है। आगे देख लेते हैं कि आगे जो है कमल कुलश्रेष्ठ ने इसे अंधकार काल कहा है। इसी तरीके से रीतिकाल भी समाप्त हो गया। आगे देख लेते हैं कि आधुनिक काल को किसने क्या नाम दिया। आधुनिक काल के बारे में जान लेते हैं कि आधुनिक काल जो है नामकरण मिश्र बंधुओं ने इसे वर्तमान काल कहा। वर्तमान काल मतलब जो काल चल रहा है, इसे मिश्र बंधुओं ने कहा कि ये वर्तमान काल है आधुनिक काल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे गद्य काल कहा है। गद्य काल, इसमें जो भी रचनाएं हुई गद्य की हुई। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आधुनिक काल कहा है, ये सर्वमान्य है, इसको आईएमपी कर लीजिएगा। और लास्ट है ये लास्ट जो है
बाबू गुलाब राय ने नवीन काल कहा है, क्योंकि नया काल कहा है आधुनिक काल को। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आज हमारा ये समाप्त हुआ। अब मैं कल एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित रहूँगा और चलते हैं। थैंक यू।